आप लोग? यार उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो यार बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं, मतलब जितने सब्सक्राइबर उसके दोगुना से भी ज़्यादा, मतलब 2x। यार मेहनत तो आप लोग कर रहे हो, तो कोई नहीं, ऐसे मेहनत करते रहो। और यार सब्सक्राइबर नहीं, जितने व्यूज़ आ रहे हैं ना उस हिसाब से अब सब्सक्राइबर नहीं होते। यार सब्सक्राइब कर लो आप लोग, है ना, भाई को यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, है ना। तब तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोग को याद होगा, हमारे जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, इनको नियुक्त किया गया था। मतलब डी से धनंजय हो जाएगा इनका नाम, धनंजय, और Y से यशवंत, है ना, यशवंत। इनका नाम क्या है? धनंजय यशवंत पूरा नाम है। चलो इसके रिगार्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं। तो जैसे एक संजीव खन्ना, है ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना की बात करें तो ये हमारे हैं 51वें नंबर के, है ना, 51th हैं ये हमारे, ठीक है। 51st बोलेंगे यार, 1th क्या होता है, 51st हो जाएंगे ये। उसके बाद BR गवई आ जाएंगे, BR गवई, है ना, BR गवई आ जाएंगे, ये 2025 के हो जाएंगे। ये तो 52nd है, आप लोग को याद ही होगा। और एक अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं आपके, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, सूर्यकांत, है ना, सूर्यकांत, ये आ रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे। संजय खन्ना हो गए जो 51st है भाई, ये 2024 में ये ज्वाइन हुए थे, है ना। फिर BR गवई हो जाएंगे, ये 2025 में ये, ठीक है, 52वें। और ये हो जाएंगे आपके 53rd हो जाएंगे, तो याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका नाम शायद भूषण करके कुछ नाम है इनका, है ना। अब आगे बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा प्रावधान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है? तो ये चैप्टर 5 है, इसके रिगार्डिंग लाने वाले हैं, आपके लिए वीडियोज लाने वाले हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। PM स्वनिधि योजना को सूक्ष्म ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं, किसको करती हैं? इसके रिगार्डिंग आप लोग को पिछले वीडियोज में बताया हुआ है मैंने कि ये होता क्या। तो पहले आप फुल फॉर्म जानो इसका, है ना। तो स्वनिधि, तो PM से तो प्रधानमंत्री होता है, स्वनिधि, स्व से होता है स्ट्रीट, स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट, V से वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, A से होता आत्मनिर्भर, 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 N से होता निधि, मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे स्वनिधि, और हिंदी में भी यही होता है आपका, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आया था, किसके लिए आया था भाई लोग? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आया था। अब इसमें होता क्या, ये देखो। तो 2019 में क्या हुआ था हमारा, ये आया था, कोरोना आया था ना, लॉकडाउन लग गया था। तो जितने भी हमारे रेहड़ी जो लगाते थे, वेंडर बोले तो रेहड़ी लगाने वाले, है ना, रेहड़ी लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले हमारे भाइयों और बहनों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसके कारण हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको 10,000 रुपया, है ना, 10,000 रुपया बोले तो 10 के इनको दिया। वो भी क्या, कोलेट्रल फ्री लोन था ये। क्या था? कोलेट्रल फ्री, मतलब बिना ऋण के, मतलब बिना किसी गिरवी रखे हुए, बिना कोई चीज़ दिए हुए कि आप ये दो तो आपको देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ आदित्य L1 मिशन? तो यार आदित्य L1 मिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कहाँ पे है, ये सन को ऑब्जर्व करने के लिए गया हुआ ये, है ना, बिल्कुल पढ़े हुए हैं। तो अर्थ एटमॉस्फेयर के स्टडी करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा। एक्सप्लोजिव मून, ये भी नहीं होगा, मून को एक्सप्लोर करने के नहीं गया। ऑब्जर्व सोलर एक्टिविटी, बिल्कुल यही हो जाएगा। मैप ऑफ मार्स, ये नहीं होगा, है ना। तो बात करते हैं कि ये एक्चुअली में किसने लॉन्च किया है। तो हमने बताया था आपको, हमारे इसरो ने लॉन्च किया। किसने किया? हमारे इसरो ने लॉन्च किया। इसरो का एस्टैब्लिश, और कब लॉन्च किया है? 2023 में लॉन्च किया है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसरो का एस्टैब्लिश कब हुआ था। इसरो, है ना, इसरो एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, है ना। अब कुछ बात करते हैं यहाँ पे आपके जो आदित्य L1 मिशन, उसके बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो L जो है L1,
L1 हमारा दिखाता है लैग्रेंज पॉइंट को। किसको दिखाता है भाई लोग? लैग्रेंज पॉइंट को दिखाता है, लैग्रेंज पॉइंट को। अब आपको लग रहा होगा ये है क्या? तो ये पार्किंग प्लेस है। ये क्या है? ये पार्किंग प्लेस है। ये स्पेस में क्या भाई लोग? ये पार्किंग प्लेस है, बिल्कुल। अगर एग्जैक्ट साइंटिफिक वर्ड में बोला जाए तो ऑर्बिटल पार्किंग स्पॉट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल पार्किंग स्पॉट बोला जाता है इनको। अब ये होता क्या है? तो लैग्रेंज पॉइंट देखो, ये होता क्या है? एक ऐसा प्लेस होता है ना, जैसे कि मान लो हमारा ये एक हो गया, मान लो ये सन हो गया हमारा, है ना, इस तरह से करके सन हो गया, और हमारा यहाँ पे अर्थ हो गया, और ये किस तरह से एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ये L1 पॉइंट यहाँ पे है ना, ये L1 पॉइंट है, ये हमारा L1 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो L3 है, यहाँ पे मान लो आप L5 है, और यहाँ पे मान लो आप L4 है, तो यहाँ पे मान लो आप L2 है, ठीक है। अब बता रहा हूँ क्या होता है। तो ये L1 है, ये हमारा क्या है? L1। तो एक ऐसा प्लेस ना जहाँ पे ना तो सन का ग्रेविटेशन वर्क कर रहा होगा और ना ही अर्थ का कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले गए हैं, जैसे मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पे ले गए हैं, यहाँ पे सैटेलाइट लगी, तो उसका खुद का क्या होगा? कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, यानी कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल होगा। तो इसके कारण क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट होगा वो फोर्स को बैलेंस कर देगा, जिसके कारण बहुत ही कम फ्यूल में, इस पॉइंट पे बहुत कम फ्यूल में जो हमारा सैटेलाइट है, या फिर जो हमारा L1 है, आदित्य L1 है ना, आदित्य L1, वहाँ पे बहुत कम फ्यूल में जो हमारे आदित्य L1 है वो काम करेगा। क्या करेगा? वो काम करेगा, मतलब वहाँ पे अपना खड़ा होकर के अपना ऑब्जर्व करता रहेगा। तो ये चीज़ होता है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट कुछ नहीं होता, सिंपली एक ऐसा प्लेस होता है स्पेस में जहाँ पे दो सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो वहाँ पे क्या होता है? मिनिमम होता है, मिनिमम, जिसके कारण कोई भी सैटेलाइट वहाँ पे अपना वर्क कर सकता है। तो ये चीज़, और इस तरह से करके कितने टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट कितने हैं? लैग्रेंज पॉइंट हमारे 5 हैं, याद रखोगे। L1, L2, L3, L4, L5, इस तरह से करके आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे किस भारतीय संगठन ने कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन विकसित की, जिसे जाइकोव-डी के नाम से जाना जाता है? तो यार ऐसे क्वेश्चन को मत करना, आए तो ठीक है, ना आए तो छोड़ देना। इसका आंसर हो जाएगा झायडस कैडिला होगा इसका आंसर। बाकी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो जानेंगे क्या? हाँ, DRDO को जान लेते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसका इस्टेब्लिश जो हुआ था, ये हुआ था 1958 में, है ना। कब हुआ था? 1958 में। ये चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है? मतलब हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड अ क्लीन फ्यूल एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल बोले तो मतलब कोल हो जाएगा, आपका कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, है ना, और भी जो चीज़ है उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन को क्यों ज़्यादा क्लीन माना जाता है, क्यों अच्छा माना जाता है? तो देखो, इट बर्न्स विथ प्रोड्यूसिंग एनी एनर्जी लॉस। भाई एनर्जी लॉस के नहीं है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एनर्जी लॉस के बिना वो जलेगा, ठीक है। इट इज़ इजिली अवेलेबल इन प्योर फॉर्म। भाई प्योर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होता तो हर तरफ आग ही लग रहा होता, बम बारूद हो रहा था, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इट्स कंबशन प्रोड्यूसेस ओनली वाटर वेपर एंड नो ग्रीन हाउस गैसेज। बिल्कुल, तो ये हमारा ऑप्शन होने वाला है भाई लोग, ठीक है। इट हैज़ अ लोअर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? देखो, इग्निशन टेम्परेचर मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर, है ना, दी लोवेस्ट टेम्परेचर जो आग पकड़ने के लिए जरूरत पड़ता है जिसको, है ना, लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए जिसपे कोई भी चीज़ क्या करता है? बर्निंग के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।
जब सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाए तो उस शब्द का उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मतलब व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स, है ना, इट्स रेवेन्यू। मतलब जब आप कमाई ज़्यादा खर्च कर देते हो तो भाई आपको क्या होता है, लॉस होता है, डेफिसिट होता है, डेफिसिट, है ना। तो सरप्लस भाई जब आप कमाओगे ज़्यादा, कम खर्च करोगे तब आपके पास बचेगा, तब जाके सरप्लस होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ जान ले, वैसे तो कुछ है नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्या है, भरे ए क्यू आई श्रेणी 0 से 50, मतलब ये बोल रहा है कि ए क्यू आई का एक कैटेगरी है, बताओ 0 से लेकर के 50 उसका है, ए क्यू आई किसी का है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है, तो बताओ क्या होगा वो। तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, मध्यम नहीं होगा, ये अच्छा होगा भाई लोग, ये है ना, खराब तो नहीं होगा, ठीक है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कितने ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, 8 इंडिकेटर्स होते हैं इसको शो करने के। कितने इंडिकेटर्स होते हैं, 8 इंडिकेटर्स होते हैं। अब हमारी पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो याद करते हैं इसका पीएम, है ना, पीएम होता है बट, ठीक है। पीएम पीएम क्या था भाई, पीएम था ना, पर्टिकुलेट मैटर, हाँ पीएम ही था ये। पीएम 10 हो जाएगा, पीएम 2.5 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में क्या था, अमोनिया NH3 था, ओजोन था 1 2 3 4 5 6 7, और क्या था भाई, लेड, एक लेड था ना, हाँ ये। तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन और लेड, ये सारी चीज़ें थी जो इंडिकेटर्स हैं कि भाई किसी भी एयर में जो एयर की क्वालिटी है वो कितनी ख़राब या कितनी अच्छी हो सकती है, ये सारी चीज़ें उसको क्या करेंगी, आपको बताती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है। तो देखते हैं, द रिवर ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न घाट्स, भाई ईस्टर्न घाट से कहाँ निकलता है, एज द नर्मदा, गलत, ईस्टर्न घाट से निकलता है नहीं, ये हमारा हिमालय से निकलता है, ईस्टर्न घाट कहाँ से आ जाएगा। द रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालय नोन एज द यारलुंग सांगपो, बिल्कुल भाई यही, ये यारलुंग सांगपो के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है ना, ठीक है। द रिवर ओरिजिनेट्स इन द अरावली रेंज से, कहाँ, वहाँ से अरावली रेंज से निकलती है हमारी ये लूनी रिवर, क्या निकलती है भाई, लूनी रिवर वहाँ से निकलती है ना, लूनी रिवर, बनास रिवर, बनास रिवर, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या द रिवर ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स नोन एज गंगा, बैक, ये कहाँ से निकलता है भाई, ये भी हिमालय से निकलता है, गंगा हिमालय से ही, हिमालय से तो ये भी नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको नाम पता चल गया, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिन कहाँ से था, इसका ओरिजिन बोले तो उद्गम, ठीक है। इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग, क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, क्या है भाई, ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, इंडिया में एंट्री करता है, कहाँ से, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से करता है, और वहाँ पे यू टर्न लेता है, यू टर्न लेता है, ये उसको नामचा बारवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई लोग, नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे इसको दिहांग, है ना, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम से, दिहांग, दिहांग या शियांग के नाम से इसको जानते हैं, है ना, दिहांग या शियांग के नाम से इसको जाना जाता है, इतना चीज़ याद रखेंगे इसको। और हाँ, इसके लिए इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी बोले तो सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहले आप लोग याद रखना, लोहित, है ना, लोहित, सुबानसिरी, सुबानसिरी, धनसिरी, है ना, धन, चहल की जो वाइफ थी ना, एक्स वाइफ, वो लोहित, सुबानसिरी, धनसिरी, और एक क्या नाम था, तिस्ता, तिस्ता, है ना, तिस्ता, कामेंग, कामेंग, और कोई छूट गया क्या, कामेंग, एक मानस, मानस, है ना, एक मानस,
तो भाई इतनी सारी रिवर इसकी क्या है, सहायक रिवर है, मतलब इसमें आकर के जुड़ती हैं और अपना पानी साथ में आगे लेकर जाती हैं। अब बात करते हैं इसी रिवर पे, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, नदी द्वीप जिसका नाम क्या है भाई, माजुली। क्या है, माजुली। ये असम में है भाई लोग, इसको याद रखना मेरी बहन लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो भाई आपको जानना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में है, जहाँ योगी जी, मतलब इसकी जो एरिया है ना, इसका एरिया पाकिस्तान से ज़्यादा, हाँ भाई लोग पाकिस्तान से ज़्यादा है, पाकिस्तान से भी, मतलब सोचो हमारे पाकिस्तान वालों से एक पाकिस्तान नहीं संभाल रहा है, और हमारे योगी जी है ना पूरे पाकिस्तान से बड़े स्टेट को संभाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट में जो सबसे ज़्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद आता है हमारा हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे पहले आता है यूपी आता है ना, यूपी के बाद में महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र, अरे यार हटो, हाँ महाराष्ट्र आता है, ठीक है। उसके बाद में बिहार तो अपना है ही, लेकिन बिहार से पहले एक और स्टेट आता है हमारा, ठीक है। यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हाँ बिहार, बस इतना। तो यूपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद में कहाँ है भाई, बिहार में। अब एरिया वाइज बात कर लें स्टेट, तो सबसे पहले हमारा आता है एरिया वाइज राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में हमारा आता है एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है हमारा, है ना, फिर यूपी आता है, और फिर लास्ट में गुजरात आता है। इतनी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, 2011, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा एज ग्रुप का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। तो भाई हमारे देश को युवाओं का देश, जो भारत है ना, भारत को युवाओं का देश बोला जाता है, युवाओं का देश बोले तो यूथ का कंट्री, मतलब यंग लोग ज़्यादा होंगे भाई। तो क्या 80+ वाले को बोलेंगे नहीं, 60 को बोलेंगे नहीं, 0 से 14 भाई ये तो काम ही करने का नहीं है इसमें परमिशन। हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो एलिमिनेशन टेक्निक अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और, तो जिनका भी एज है ना, उम्र बोलो या एज बोलो, 7 या 7 से अधिक हो, पढ़ प्लस लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को, यानी कि रीड प्लस राइट। तो इनको क्या बोला जाता है भाई, इनको बोला जाता है एजुकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, एडुकेट बोलेंगे या फिर साक्षर बोलेंगे, है ना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है डैश में भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, है ना, कि कौन कौन से एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो देखते हैं, बताया था आपको कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें कंपनी के क्या था भाई, कंपनी के एकाधिकार बोले तो मोनोपली को क्या कर दिया गया था, मोनोपली को समाप्त, मतलब खत्म कर दिया गया था, ठीक है। क्या रखा गया था, सिर्फ रखा गया था कि भाई चीन के साथ आप ट्रेड करोगे, चीन के साथ में करोगे, चीन के साथ में वो भी चाय प्लस अफीम, है ना। बाकी किसी भी तरह का ट्रेड करने के लिए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी
कोई ट्रेड नहीं कर सकता था इसके अलावा, कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। जी बताया था 1813 का चार्टर एक्ट में यही था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इस सब के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पे बता देते हैं ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा क्या क्या एक्ट था। ठीक है, क्या एक्ट था भाई, पीछे यहीं पे बता देते हैं भाई। रेगुलेटिंग एक्ट जो था, यहाँ पे कंपनी को रेगुलेट करने का कोशिश किया गया था, कंपनी को रेगुलेट करने का कोशिश पहली बार, क्या भाई लोग, पहली बार करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, 1773 का लाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में 1861 में बता दिया है, पिछले वीडियो में बताया हुआ आपको। 1835 में द्वैत शासन यहाँ पे लगाया गया था, डायरकी लगाया गया था, है ना। कहाँ पे, मतलब डायरकी प्रोविंस से ख़त्म कर दिया गया था, प्रोविंस से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे फिर से एक बार। तो 1813 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, कंपनी का जो मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया था। बोला गया था भाई चीन के साथ में सिर्फ और चाय और चीनी अफीम के साथ में क्या करोगे आप लोग, ट्रेड करोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और कोई ट्रेड नहीं कर सकता था किसी के साथ में। साथ ही साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता था कि भाई कंपनी के मोनोपोली को या फिर कंपनी को जिस तरह से काम करता है उसको रेगुलेट करने के लिए का कोशिश किया गया था पहली बार में, है ना। और 1935 का जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया था प्रोविंस से, और क्या लाया गया था, फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रमुख सुधार किया गया था, अभी बताया ना। ये फेडरल गवर्नमेंट लाया गया था, है ना, संघीय सरकार लाया गया था। मतलब यहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट में पावर को, है ना, पावर को डिवाइड किया गया था। मतलब संघीय सरकार का गठन किया गया था, संघीय सरकार का गठन बोल सकते हैं, या फिर फेडरल गवर्नमेंट बनाया गया था, फेडरल गवर्नमेंट बनाया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ये हुआ था 1909 में हुआ था, है ना, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं जिनको, है ना, मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं जिनको। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यही हुआ था 1935 के थ्रू। एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट ये आया था 1950 में आया था। इतना चीज़ याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि AIS के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको आए तभी मारे, ना आए तो मत मारो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि आपको नहीं आ रहा होगा तो किसी और को भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक बार देखते हैं, है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन स्टेट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल यही सही होने वाला है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो मुझे आ रहा है, अदरवाइज मुझे भी नहीं आता है ना। सिंपल सी बात है, फ्लेक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। द ऑफिसर्स वर रिक्रूटेड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। जो इंडियन सिविल सर्विसेज में होते हैं उसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करता है, कंट्रोल नहीं करता और ना वो चलाता है वो। ठीक है, द ऑफिसर्स वर सर्व द यूनियन गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव। नहीं भाई, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट में भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ना, तो वहाँ का भी काम करते, तो यह भी नहीं होगा। द अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद इन द यूनियन। नहीं, अल्टीमेट कैसे हो जाएगा यूनियन के पास, तो फिर वो स्टेट में है तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस दिखाएगा वहाँ का CM वगैरह ना, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो क्या है, राग मियाँ मल्हार किस प्रसिद्ध संगीतकार से जुड़ा हुआ है। तो भाई ये हमारे राग मियाँ मल्हार ये तानसेन से जुड़ा हुआ है, आप लोग जान रहे होंगे। तानसेन जो थे कहाँ से थे, ये रीवा ग्वालियर से थे। ये क्या थे, ग्वालियर में रीवा घराने से थे। ये कहाँ से थे, रीवा के
राजा रामचंद्र के दरबार में, है ना, के दरबार में ये थे। इनके गुरु तानसेन, है ना, इनके जो गुरु थे बोले तो मास्टर स्वामी हरिदास। क्या नाम था उनका? स्वामी हरिदास था। ठीक है। रविशंकर आप लोग जान रही है सितार वादक हैं भाई। ये क्या है? ये सितार वादक हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। तो और इससे कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस इंडियन कलेक्शन फेबल्स पंचतंत्र। भाई हर कोई जानता होगा, है ना। ये विष्णु शर्मा है, हर कोई इनके बारे में जानते हैं, तो यही होंगे। भाष्य नहीं है, कालिदास नहीं है, दंडिन इन्होंने लिखा था। दंडिन ने एक बुक लिखा था भाई, याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। कालिदास का देखते हैं। तो बहुत सारे इन्होंने लिखा है, बहुत सारे नाटक लिखा है इन्होंने। क्या लिखा भाई? नाटक लिखा है, यानी कि प्लेज लिखा है इन्होंने। इनको आपको याद रखना ज़रूरी है। महाकाव्य लिखा है, महाकाव्य जिनको आप एपिक्स बोलते हो, है ना, एपिक्स बोलते हो। और फिर क्या लिखा? पोयम्स लिखा। क्या लिखा? पोयम्स लिखा है ना। पोयम्स लिखा है, जिनको आप लोग क्या बोलते हो? खंड काव्य बोलते हो। क्या है? खंड काव्य बोलते हो। अब ये सबका नाम आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा उन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे नाटक की, है ना। क्या है? नाटक की बात करता हूँ यहाँ पे। नाटक, नाटक बोले तो प्लेज। ठीक है। कौन कौन सा आप लोग देखो यहाँ पे। अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, और मालविकाग्नि मित्रम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। और बात करते हैं इनका महाकाव्य का। इनका महाकाव्य बोले तो एपिक, है ना। एपिक देख लेते हैं भाई। रघुवंशम, कुमार संभवम, ये चीज़ याद रखेंगे। खंड काव्य बोले तो पोयम्स, खंड काव्य बोले तो पोयम्स, है ना। ऋतु संहारम आपने नाम सुना होगा, मेघदूतम नाम सुना होगा। मेघदूतम अपने पोयम इसका पढ़ा होगा क्लास 10th में। मेघदूतम, ऋतु संहारम, है ना। ऋतु ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है। और पीछे क्या था? हाँ, ये दंडिन है ना। दंडिन का 10 कुमार चरित, क्या नाम था इनका? बुक लिखा था इन्होंने 10 कुमार चरित, ये आप लोग याद रखेंगे। एक और लिखा था काव्यदर्श, और एक बुक है काव्यदर्श इनका, है ना, रचना काव्यदर्श। ये है यूपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। यूपी पुलिस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन। तो भाई पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। विक्रम सेठ, ये हमारे लीला सेठ के पुत्र हुए। लीला सेठ, है ना, लीला सेठ के पुत्र, वही जो किसी स्टेट की, मतलब ये बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट की, है ना, हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस रही हैं। उनके ये बेटे हो गए, लीला सेठ के बेटे हो गए। ठीक है। चलो, अमिताभ घोष की मैंने आपको बता दिया था। क्या क्या बताया था भाई लोग, है ना। द हंग्री टाइड्स, द हंग्री टाइड्स, द शैडो लाइन्स, बहुत सारा बुक आपको बताया था, है ना। आप लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है। सी ऑफ पॉपीज, अब पिछली वीडियोस देखो, आपको 8-10 बुक इनके मिल जाएंगे। सी ऑफ पॉपीज,
बस इतना ही बताने वाला हूँ। अब बताने वाला हूँ आपको झुम्पा लाहिड़ी, ये है जो है इनका बुक बताने वाला, जो कि बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। तो झुम्पा लाहिड़ी की बुक है ना, झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी के इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज, क्या है, इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेम सेक, द नेम सेक, ये हो जाएगा द लो लैंड, द लो लैंड, और द अनअकस्टम्ड अर्थ, द अनअकस्टम्ड, STO, द अनअकस्टम्ड अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा आपका झुम्पा लाहिड़ी की बुक। और विक्रम सेठ की अगर यहाँ पे बुक देख लें, विक्रम सेठ की बुक देख लें, 3-4 बुक इनकी देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो अ सुटेबल बॉय, आप लोग जान लेंगे स्टार्टिंग से, अ सुटेबल बॉय, याद रखेंगे, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक। हाँ, इतना याद रखेंगे, आपके लिए ये एनफ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा कला विद्यालय किसके चित्रण के लिए जाना जाता है? भाई जब से ये सीरीज स्टार्ट है तब से ना जाने इससे रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जितना आपको दिया हुआ पे IQs में आप पढ़ लो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेंट ह्यूमन फिगर्स यहाँ पे बिल्कुल यही बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एलिगेंट ह्यूमन फिगर्स, खास करके इसमें हिंदू धर्म है ना, हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन, इनके जो भी देवी देवता थे, है ना, इनके जो भी देवी देवता थे, देवी देवता, ठीक है, या फिर जो भी धर्म गुरु थे, बौद्ध धर्म गुरु, बौद्ध धर्म गुरु, बौद्ध धर्म गुरु, उनका इसमें मूर्ति बनाया जाता था, याद रखेंगे। साथ ही साथ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इसमें सैंडस्टोन का यूज किया था। क्या? रेड सैंडस्टोन। किसका भाई? रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, बोले तो लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था। कुषाण काल में बहुत ज़्यादा ये फेमस रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला IPL, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया था, है ना? तो सबको याद होगा आप लोगों को, 2008 में खेला गया था भाई, है ना, 2008 में खेला गया था हमारा IPL पहली बार। और 2007 में फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, है ना, T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, खेला गया। इसका जो विनर रहा था, कौन रहा था? विनर इंडिया रहा था। कौन रहा था भाई लोग? इंडिया। आप लोग जान रहे होंगे। हराया किसको था? हराया हमारा बेटा पाक को हराया था, ठीक है। साथ ही साथ हाँ, कहाँ पे हुआ था ये? हुआ कहाँ था? ऑर्गेनाइज्ड कौन किया था? ऑर्गेनाइज्ड हुआ साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, ठीक है। इसके टाइम पे जब हुआ था तो कैप्टनशिप किन्होंने किया था? कैप्टन कौन थे भाई? हमारे मिस्टर कूल, है ना, धोनी सर थे, धोनी सर थे, याद रखेंगे यहाँ तक आप लोग। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में? तो भाई इससे पहले वीडियोस में मैंने बताया कब कब जीतने हैं, किन देशों को हरा करके जीते हैं और कितने जीते। तो टोटल 8 जीते हैं। मतलब देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहे हैं। तो भाई आपको फ़ायदा मिलेगा, आप एग्जाम दे करके ताओ, उसके बाद मेरे से बात करना आप लोग, ठीक है। तो 1928 में ये कारवां शुरू हुआ था हमारा हॉकी का। 1928 में टोटल 8 गोल्ड मेडल जीता है हॉकी ने हमारे। अब तक किसी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है ओलंपिक में। तो 1928 में स्टार्ट हुआ था एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम में, है ना, नीदरलैंड का। 1928 4-4 साल में होता है, मैंने आपको बताया था ना, 4 ईयर्स में,
4 ईयर्स में क्या होता है, ओलंपिक होता है आपका, ठीक है। तो 1928, फिर 4 साल बाद 1932, फिर 1936, फिर 39 से 44 में आपका है ना सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ था, 1939 से 1944 तक चला था, 1944 तक चला था ये, ठीक है। हुआ नहीं, फिर 1948 में हुआ था, फिर 1948 में ये लंदन में हुआ था। इसको याद रखना, इसलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार हुआ था और इंडिया ने जीता था। फिर 1952 में हुआ था, फिर 1956 में हुआ था, फिर 60 में हुआ था, 64 में हुआ था आपका, फिर 1980 में हुआ था। ये चीज़ को याद रखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य मिलिट्री अलायंस बनाना बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिल्कुल भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन थोड़ी करना है, मैरीटाइम नहीं करना है भाई, ठीक है। तो ब्रिक्स का सहयोग क्या है, इकोनॉमिक। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको बताया था, ब्रिक्स का BRICS। इसमें पूछ देता है कितने कंट्री हैं, तो B से ब्रिटेन, ब्रिटेन हो जाएगा, R से रशिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से चाइना, और ऐसे साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। चबहार बंदरगाह भाई कितना बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। कहाँ ये, ईरान में है भाई लोग, है ना। कितने साल का यहाँ पे हुआ है डील हुआ है, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए हुआ है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। भारत और किसके बीच में हुआ है, भारत और ईरान के बीच में हुआ है, भारत प्लस ईरान के बीच में हुआ है ना। पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, क्या है, ग्वादर पोर्ट, याद रखोगे भाई लोग। तो और कुछ जानना है क्या इससे, वैसा तो कुछ है नहीं, तो आगे चलते हैं यहाँ पे, है ना। चलो, पृथ्वी के आयन मंडल में वायुमंडल गैसों का आयनित करने के लिए किस प्रकार का विकिरण, मतलब बोल रहा है कि जो आयनाइजेशन होता है हमारा, आयनाइज मतलब जो गैस चार्ज के फॉर्म में हम लोग को दिखते हैं ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बताओ कौन सा जो एटमॉस्फेयर का जो आयनोस्फेयर हो रहा है, आयनोस्फेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, आयंस के फॉर्म में गैस वहाँ पे फॉर्म हुआ पड़ा है, तो उसका लिए कौन सा रेडिएशन जिम्मेदार है। तो कॉस्मिक रेडिएशन बिल्कुल नहीं होगा, ये अल्ट्रावायलेट रेज बिल्कुल नहीं होगा, सोलर रेडिएशन होगा। जब क्या होता है, जैसे मान लो ये है ना, ये गैसेज है, ये एटम्स है ये, ठीक है। यहाँ पे जब क्या पड़ेगा, सोलर रेडिएशन पड़ेगा, है ना, सोलर रेडिएशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे आयनोस्फीयर मतलब आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयनोस्फीयर। तो आप लोग जान रहे होंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ चुका है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एलोरा का। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था, तो आप लोगों को याद होगा कृष्ण वन ने बनवाया था। भाई ये तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, आप अगर आपको याद ना हो तो ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। राजा ने ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, क्या बनाया था भाई, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो कि कहाँ है, तंजौर में है। कहाँ है भाई लोग, तंजौर बोले तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में, आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त सेकेंड, अशोका के द्वारा ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बौद्ध धर्म को, है ना, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा क्या किया था, सपोर्ट किया था इन्होंने, है ना, ठीक है। थर्ड बौद्ध काउंसिल इनके टाइम में हुआ था ना, थर्ड बौद्ध काउंसिल, संगीति इनके टाइम में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो कृष्णा वन, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये कृष्णा वन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनका डायनेस्टी क्या था, राष्ट्रकूट, क्या था भाई, राष्ट्रकूट थे। और इसका स्थापना किन्होंने किया था भाई, स्थापना बोले तो एस्टैब्लिशमेंट क्या था, दंती दुर्ग ने, किन्होंने किया था, दंती दुर्ग, है ना, दंती दुर्ग,
दंती दुर्ग ने किया था, याद रखेंगे। और तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, किस मिशन का उद्देश्य भारत में जलवायु लचीले शहर का विकास करना है? ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल नहीं होगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, अमृत मिशन ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है 25 जून 2015 को हुआ था और ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, शहरी विकासकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे एक मिशन जलवायु लचीले, तो सोलर मिशन ये नहीं होती है, 2008 में हुआ था भाई लोग, ये आप लोग याद रखोगे। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये इसका आंसर होने वाला है। तो इस तरह से करके हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। तो भाई लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। हर दिन बोलता हूँ, है ना, बोलने में भी ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर यहाँ तक आए हो भाई के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी तरह का कोई सजेशन हो तो दे सकते हो। और हम लोग फिर से कल एक लाने वाले हैं जो इसका 7th होने वाला, और इस तरह से करके 4 और वीडियोज़ आएंगे। उसके बाद में हमारा फेज 13 का ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो भाई लोग।